ये तस्वीरें देखिए, दुनिया भर के नेता और सबसे आगे पीएम मोदी। पूरा विश्व मोदीमय हो चुका है। भारत विश्व गुरु बन चुका है। मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अब ये खबर देखिए, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है। नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। ऐसा 6 सालों में पहली बार होगा। विदेशों में भारत का डंका बजने की खबरें आप सब ने सुनी होंगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ट्रीट करना, चीन द्वारा पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट देना सवाल उठाते हैं कि विदेशों में डंका बजा है या विदेश नीति की लंका लगी है। पाकिस्तान के साथ वॉर लाइक सिचुएशन के बाद भारत ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस विदेशों में भेजी। डेलीगेशंस का मकसद दुनिया भर में जाकर भारत का पक्ष रखना और यह समझाना कि भारत आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है था। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि डेलीगेशंस इसलिए भेजी गई क्योंकि भारत के मिलिट्री ऑपरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो समर्थन नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी। येल यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन पढ़ाने वाले सुशांत सिंह ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी की कूटनीति और विदेश नीति विफल हो गई है। डेलीगेशंस को एक मैसेज ये देना था कि पाकिस्तान भारत की जमीन पर टेरर एक्टिविटी करवाता है। क्या किसी देश ने सीधा कंडेम किया है पाकिस्तान को? क्या कोई देश मुखर रूप से भारत के पक्ष में दिखा है? भारत सरकार की ऑल पार्टी डेलीगेशंस की मुलाकातें जरूर कुछ देशों की मौजूदा सरकार के प्रतिनिधियों से हुई, लेकिन ज्यादातर बातचीत पॉलिसी मेकर्स, अधिकारियों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों और पूर्व राजनयिकों से हुई है। पुराने मित्र भी खुलकर भारत के समर्थन में नहीं है और पड़ोस भी पास नहीं दिखता। ऐसे में सवाल उठता है कि वो देश कौन से हैं जिनमें भारत का डंका बजता था। ब्रांड मोदी, जिसके इर्द गिर्द दुनिया भर के नेता यूं घूमते दिखते थे जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह, उस ब्रांड को क्या हो गया? क्या भारत पाक रिश्तों को लेकर विश्व भर में अपना समर्थन जुटाने से ज्यादा नरेंद्र मोदी का ध्यान अब भी वोटों की राजनीति पर है? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से जून 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी ने 73 देशों में 88 विदेश यात्राएं की। इन विदेश दौरों पर अब तक हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो गए। इसमें चार्टर्ड फ्लाइट, सुरक्षा, इवेंट्स, मीडिया कवरेज सब शामिल है। इन यात्राओं के बाद बस एक ही बात बार बार हर न्यूज चैनल और सरकार के प्रचार में दोहराई गई कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस लाइन को इतना दोहराया गया कि लोग सोचने लगे कि पूरी दुनिया भारत के साथ है। कभी अमेरिका के ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में हाउडी मोदी हुआ, तो कभी ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक हर मंच पर मोदी की मौजूदगी को मीडिया ने ऐतिहासिक बताया। लेकिन सच्चाई यह है कि कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन के लिए नरेंद्र मोदी को कोई न्योता तक नहीं दिया गया है। मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि यह नेता अकेले भारत नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुस्तानियों की शान बन चुका है। हर विदेश दौरे को न्यूज चैनल सफलता की गाथा के तरह पेश करते रहे, जैसे भारत ने अमेरिका को झुका दिया। मोदी की वजह से UN में भारत की आवाज तेज हुई। भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर है। ऐसी तस्वीर बनाई गई कि मानो मोदी दुनिया को चला रहे हैं। ये सब दिखावे के तौर पर भले शानदार दिखे हों, लेकिन असल में इनसे भारत को कुछ नहीं मिला। ना तो UN में हमारी स्थायी सदस्यता की स्थिति बदली और ना ही NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत को पाकिस्तान के साथ तनाव के वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जरूरत पड़ी तो कोई भी देश खुलकर हमारे साथ नहीं आया। जो देश सालों से दोस्त बताए जा रहे थे, उन्होंने ना तो समर्थन किया, न ही कूटनीतिक तौर पर भारत के पक्ष में खड़े हुए, जो ये साफ दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी कमजोर हो गई है। किसी भी देश की विदेश नीति की असली परीक्षा उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों से होती है। और अफसोस की बात यह कि हमारी सरकार जो देश को वैश्विक ताकत बताने में लगी हुई है, वो अपने पड़ोस तक में भरोसा नहीं बना पा रही। बांग्लादेश जो पहले भारत का करीबी सहयोगी हुआ करता था, आज उसने भारत से रिश्ते एक तरफा कर लिए। मालदीव जो पहले इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलता था, आज वहां की सरकार ने इंडिया आउट
कैंपेन को समर्थन दिया। चीन की मदद से बने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और भारत विरोधी बयानात ने साफ कर दिया कि अब मालदीव भारत को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कभी खाड़ी देश भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे। इन देशों में भारतीय मजदूरों की बड़ी संख्या, व्यापारिक साझेदारी और ऐतिहासिक रिश्ते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ईरान, जो भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो या अफगानिस्तान से जुड़ी रणनीति, उसने अब भारत को शायद दोस्तों की फहरिस्त से हटा दिया है। इस सब की वजह है भारत का गाजा संघर्ष पर पूरी तरह इजराइल का साथ। गाजा पर इजराइल के हमलों के समय सोशल मीडिया पर आईटी ट्रोल से लेकर सत्तासीन पार्टी के लोगों द्वारा इजराइल का खुला समर्थन इसकी एक वजह है। यह समर्थन कई इस्लामिक देशों को खटकने लगा, क्योंकि खाड़ी देश और बाकी मुस्लिम देश फिलिस्तीन के लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। भारत के साथ दूरी का एक कारण सीएए और एनआरसी जैसे कदम भी थे। तुर्की जैसे देश ने पहले ही खुलकर आलोचना की थी। राष्ट्रपति एर्दोगन पहले भी कश्मीर को लेकर बयान दे चुके हैं और गाजा के मुद्दों पर भी भारत को घेरते रहे हैं। वहीं मलेशिया ने भी भारत पर यूएन में सवाल उठाए थे। इन सब का निचोड़ यही है, जब भारत को समर्थन चाहिए था, इस्लामिक देशों ने या तो चुप्पी साध ली या पलटकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। वजह साफ है, भारत में सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियोज और संसद तक में व्याप्त इस्लामोफोबिया। लेकिन भारत की मुश्किलें केवल मुस्लिम देशों तक सीमित नहीं है। नेपाल, जहां कभी भारत का राजनीतिक और आर्थिक दखल बेहद मजबूत था, वहां अब चीन के साथ बॉर्डर मैप एग्रीमेंट हो रहे हैं। नेपाल की संसद ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल कर दिया और भारत केवल विरोध करके रह गया। इसके बाद भारत नेपाल सीमा पर तनाव की कई घटनाएं सामने आई, जिसमें सुरक्षा बलों की झड़प तक हो चुकी है। भूटान, जो लंबे समय तक भारत के भरोसे रहा है, अब धीरे धीरे चीन के साथ बातचीत कर रहा है। श्रीलंका की स्थिति और भी उलझी हुई है। वहां के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर अब चीन का आर्थिक कब्जा है। इतना कुछ होते हुए भी भारत सरकार अपने मीडिया से यही कहलवाती रही कि पड़ोसी भी मोदी के मुरीद हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब लगभग हर पड़ोसी देश या तो चीन के खेमे में चला गया या फिर भारत के खिलाफ बोलने से नहीं हिचक रहा। और यही हिचकिचाहट पड़ोसी देशों के साथ साथ पुराने स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी है। अमेरिका, जिसने हाल ही में क्वाड, इंडो पैसिफिक और कई मंचों पर भारत के साथ मंच साझा किया, उसने एक बयान देकर भारत और पाकिस्तान को इक्वेट कर दिया, जिसमें कहीं भी पाकिस्तान की निंदा नहीं की गई। साथ में एप्पल जैसी कंपनियों को निर्देश दिए गए कि भारत में प्रोडक्शन प्लांट ना लगाएं। यूरोपियन यूनियन की प्रतिक्रिया भी बेहद संयमित रही और उनका स्टैंड भी न्यूट्रल रहा। फ्रांस, जो राफेल डील और डिफेंस में भारत का पार्टनर है, उसने भी बयान में दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, यानी समर्थन की बजाय एक तरह से दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक समय था जब भारत की विदेश नीति का सबसे मजबूत स्तंभ रूस हुआ करता था। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के खिलाफ भारत ने रूस के साथ रणनीतिक दोस्ती निभाई थी। हर मुश्किल वक्त में रूस भारत के साथ खड़ा दिखा, चाहे वो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हो या परमाणु परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लेकिन यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया तो हालत बदल गए। रूस, जो पहले पाकिस्तान को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाता था, अब पाकिस्तान के साथ खुलेआम मिलिट्री डील कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि रूस पाकिस्तान को कुछ हथियार देने वाला है, जो पहले कभी भारत की नाराजगी के डर से नहीं देता था। यानी बात साफ है, दिखावे में हजार भाषण, हजार तस्वीरें, लेकिन हकीकत में जब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो ये मित्र देश भी चुपचाप निकल लिए। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, ये बताता है कि भारत की विदेश नीति में मोदी केंद्रित ग्लैमर गोदी मीडिया द्वारा हवा में भरा गया गुब्बारा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई देश किसी देश के लिए स्टैंड लेता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं लेता, वो देखता है देश की स्थिरता, लोकतांत्रिक छवि और सामरिक संतुलन। भारत की छवि फिलहाल इन्हीं तीनों मोर्चे पर खटाई में पड़ी हुई है। जब आप प्रेस की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स के घेरे में रहते हैं तो दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश आपसे दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि जब पाकिस्तान के साथ हालात बिगड़े तो ना अमेरिका खुलकर भारत के साथ आया, न यूरोप के देश और ना ही रूस ने कोई दृढ़ पक्ष लिया। सब ने कॉल फॉर रेस्ट्रेंट का बयान देकर चुप्पी साध ली। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत की विदेश नीति विफल क्यों हो रही है, सवाल यह भी है कि जिस ग्लैमर, जिस इवेंट पॉलिटिक्स और जिस ब्रांड मोदी डिप्लोमेसी पर हजारों करोड़ों खर्च किए गए, उसका असल फायदा देश को क्या मिला।
क्या विदेश नीति सिर्फ तालियों, पोस्टरों और स्टेडियम में गूंजते नारों से तय होती है? क्या कूटनीति सिर्फ सेल्फी और स्लोगन का खेल है? जब देश को सच में दुनिया की जरूरत पड़ी तो क्यों कोई हमारे साथ खड़ा नहीं दिखा? क्यों जो दोस्त कभी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाते थे वो आज चुप हैं या दूसरी तरफ खड़े हैं? असल बात यह है कि पूरी कूटनीतिक व्यवस्था जिसे सालों की मेहनत से खड़ा किया गया था उसे अब सिर्फ भाषण, शो ऑफ और ब्रांड बिल्डिंग के नाम पर खोखला कर दिया गया है। पहले भारत की विदेश नीति कम बोलती थी लेकिन मजबूत होती थी। हमारे पड़ोसी, हमारी साख और हमारे पारंपरिक साझेदार हम पर भरोसा करते थे। लेकिन अब सरकार ने विदेश नीति को एक इवेंट बना दिया है। हर विदेश यात्रा में पीएम मोदी ने तालियां बटोरी, लोगों ने उनका स्वागत किया, एनआरआईज के साथ इवेंट्स हुए, पोस्टर छपे, होर्डिंग लगे। अब बस यही विदेश नीति है। लेकिन हमें यह समझना होगा, कूटनीति में तालियां नहीं, भरोसा काम आता है। भरोसा नीतियों से बनता है, लोकतंत्र से बनता है और साझेदारी से बनता है। लेकिन जब आपकी पहचान एक मजबूत लोकतंत्र से हटकर विभाजनकारी नीतियों से होने लगे तो दुनिया आपको गंभीरता से लेना छोड़ सकती है और ये शायद नजर भी आ रहा है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है इस वीडियो के कमेंट में हमें लिखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो वो भी लिखकर भेज दें। फिलहाल के लिए शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।